friends, welcome to the world of Companies Act 2013. I, Professor Kunal Shah, on behalf of JK Shah Classes, is over here to present the revisionary lecture for a chapter called as Prospectus and Allotment of Securities. Yes, my dear friends, in this revisionary lecture, we have also covered the latest amendments issued by ICAI in our November 21 RTP. Over here, चैप्टर का नाम है प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज. ये पूरा का पूरा चैप्टर कवर किया गया है अंडर चैप्टर नंबर 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. चैप्टर नंबर 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डील करता है सेक्शन नंबर 23 से लेकर सेक्शन नंबर 42 तक के प्रोविजंस के लिए. इस पूरे के पूरे चैप्टर को बेयर एक्ट के हिसाब से दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें पार्ट 1 इज प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज एंड जो पार्ट 2 है इट डील्स विद प्राइवेट प्लेसमेंट. यस माय डियर फ्रेंड्स, जब भी एक कंपनी को पैसे का जरूरत पड़ता है तो दैट कंपनी कैन रेज द फंड्स by issuing securities. The company can raise the funds by issuing securities. अब सिक्योरिटीज के नाम पे कंपनी शेयर्स भी इशू कर सकता है या कंपनी डिबेंचर्स भी इशू कर सकता है. ओवर ईयर अगर कोई कंपनी अपना शेयर्स या डिबेंचर्स पब्लिक एट लार्ज को इशू करना चाहता है तो बिफोर इशूइंग टू पब्लिक एट लार्ज द कंपनी विल हैव टू ब्रिंग something called as an invitation to offer, which is nothing but prospectus. Yes my dear friends, prospectus एक प्रकार का invitation to offer होता है. Through that invitation to offer, public at large कंपनी को एप्लीकेशन देना चालू करता है, मतलब कंपनी को ऑफर मिलने का चालू होता है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ कंपनी कॉल्ड एज XYZ लिमिटेड. अगर वो कंपनी अपना शेयर्स या डिबेंचर्स पब्लिक एट लार्ज को बांटना चाहता है तो बिफोर इशूइंग द सिक्योरिटीज टू पब्लिक एट लार्ज this company will have to first bring upon something called as a prospectus, that is an invitation to offer. If any one of you is interested to purchase the securities of XYZ Limited, तो आप उस कंपनी का पूरा प्रोस्पेक्टस पढ़ोगे एंड उसके बाद आप कंपनी को एप्लीकेशन दोगे. In your application, you will ask the company that, hey company, would you like to give us some shares of your company? We are ready to pay XY amount per share or per debenture. ओवर ईयर अगर कंपनी ने आपके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया तो कंपनी आपके पास से पैसा लेगा एंड कंपनी आपको उतना सिक्योरिटीज अलॉट कर देगा. कंपनी को यहां पर पैसा मिल गया एंड इन्वेस्टर को उस कंपनी का सिक्योरिटीज मिल गया. तो ओवर ईयर लेट अस बिगिन आवर जर्नी फॉर द वेरी फर्स्ट प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज सेक्शन नंबर 23. Section number 23 of Companies Act 2013 deals with issue of securities by the company. Yes my dear friends, यदि आप एक पब्लिक कंपनी हो या यदि आप एक प्राइवेट कंपनी हो, both the companies are allowed to raise the funds by issuing securities. पब्लिक कंपनी के पास कुल मिलाकर 3 तरीका है टू इशू सिक्योरिटीज. पब्लिक कंपनी या तो पब्लिक ऑफर के माध्यम से सिक्योरिटीज इशू कर सकता है, या तो वो पब्लिक कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से सिक्योरिटीज इशू कर सकता है, या तो वो पब्लिक कंपनी राइट शेयर्स और बोनस शेयर्स के माध्यम से सिक्योरिटीज इशू कर सकता है.
अगर आपका कंपनी पब्लिक कंपनी है एंड अगर वो पब्लिक ऑफर करना चाहता है एंड वो भी पहली बार पब्लिक ऑफर करता है, तो इट इज कॉल्ड एज इनिशियल पब्लिक ऑफर, दैट इज आईपीओ। बट अगर आपका कंपनी सब्सिक्वेंट टाइम पब्लिक ऑफर करने वाला है, तो बॉस उसे हम कहते हैं एफपीओ, दैट इज फर्दर पब्लिक ऑफर, दैट इज फर्दर पब्लिक ऑफर। यहां पर उस कंपनी को पहले एक प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा। सो वेदर योर कंपनी गोज फॉर एन आईपीओ और वेदर योर कंपनी गोज फॉर एन एफपीओ, यस, आपका कंपनी पहले एक प्रोस्पेक्टस जरूर इशू करेगा, जिसके लिए सेक्शन नंबर 23 से लेकर सेक्शन नंबर 41 तक का प्रोविजन कंपनी के ऊपर लागू करवाया जा सकता है। अगर आपका कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से सिक्योरिटीज इशू करना चाहता है, तो फिर आपका कंपनी सेक्शन नंबर 42 का पालन जरूर करेगा। आपका कंपनी सेक्शन नंबर 42 का पालन जरूर करेगा। What is section 42? What are the rules associated towards section 42? वो सब चीज हम रिवाइज करेंगे at the end of this video, because at the end of this video we will be having a revision towards private placements. अगर आपका कंपनी राइट शेयर्स या बोनस शेयर्स के माध्यम से सिक्योरिटीज इशू करना चाहता है, फिर भी वो अलाउ किया जाता है। राइट शेयर्स के माध्यम के लिए हमें सेक्शन नंबर 62 का प्रोविजन फॉलो करना पड़ेगा, विच इज नथिंग बट अवर चैप्टर नंबर 4, एंड बोनस शेयर्स के लिए सेक्शन नंबर 63, विच इज नथिंग बट अवर चैप्टर नंबर 4 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। अगर आपका कंपनी लिस्टेड कंपनी होएगा, तो अलोंग विद द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट आपका कंपनी सेबी के प्रोविजंस का भी जरूर पालन करेगा। तो हमने यहां पर देखा कि पब्लिक कंपनी सिक्योरिटीज इश्यू कौन से माध्यम से कर सकता है। अब अगर हम प्राइवेट कंपनी की बात करें, तो प्राइवेट कंपनी कैन इशू सिक्योरिटीज, प्राइवेट कंपनी कैन इशू सिक्योरिटीज बाय 2 ways। प्राइवेट कंपनी के पास 2 तरीका होता है सिक्योरिटीज इशू करवाने का। सर प्राइवेट कंपनी कभी पब्लिक ऑफर करेगा क्या? लॉ बोला नहीं करेगा, नहीं करेगा। प्राइवेट कंपनी कैन इशू सिक्योरिटीज या तो थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट बाय फॉलोइंग द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन नंबर 42, या तो प्राइवेट कंपनी राइट शेयर्स और बोनस शेयर्स के माध्यम से भी सिक्योरिटीज इशू कर सकता है। तो पब्लिक कंपनी के पास कुल मिलाकर 3 तरीका था सिक्योरिटीज इशू करना, दैट इज आइदर बाय पब्लिक ऑफर, या तो बाय प्राइवेट प्लेसमेंट, या तो बाय इशू ऑफ राइट शेयर्स और बोनस शेयर्स। प्राइवेट कंपनी के पास कुल मिलाकर 2 तरीका है, दैट इज आइदर बाय प्राइवेट प्लेसमेंट या तो बाय इशूइंग राइट शेयर्स और बोनस शेयर्स। तो यहां पर हमने सेक्शन नंबर 23 के प्रोविजन को अच्छे से रिवाइज कर दिया है। अब हमने क्या जाना कि अगर आपका कंपनी पब्लिक कंपनी है एंड अगर आपका कंपनी पब्लिक ऑफर करना चाहता है, तो यस, आपका कंपनी एक प्रोस्पेक्टस जरूर इशू करेगा। ये जो वर्ड है ना, वर्ड प्रोस्पेक्टस, ये वर्ड प्रोस्पेक्टस को डिफाइन किया गया है अंडर सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 70। वर्ड प्रोस्पेक्टस को डिफाइन किया गया है सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 70 के अंदर। यस माय डियर फ्रेंड्स, प्रोस्पेक्टस सबसे पहले एक प्रकार का ऑफर नहीं है, इनफैक्ट वो एक प्रकार का इनविटेशन टू ऑफर है। कंपनी ने इनविटेशन टू ऑफर इशू किया है। अब इन्वेस्टर्स के पास से ऑफर आएगा, इन्वेस्टर्स के पास से ऑफर आएगा। सर अगर इन्वेस्टर ने ऑफर दिया तो क्या यहाँ पर एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा क्या? ना मुन्ना ना, कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए सिर्फ ऑफर का जरूरत नहीं होता है, ऑफर के साथ साथ एक्सेप्टेंस का भी जरूरत होता है। तो यहाँ पर अगर इन्वेस्टर ने सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन दिया है, सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन दिया है फॉर
परचेसिंग द सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी, तो वो एक प्रकार का सिर्फ और सिर्फ ऑफर माना जाता है, वो एक प्रकार का सिर्फ और सिर्फ ऑफर माना जाता है। अगर वो ऑफर एक्सेप्ट होता है तब जाके एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द कंपनी एंड इन्वेस्टर के बीच में एग्जिस्टेंस में आता है। अच्छा, प्रोस्पेक्टस का डेफिनेशन समझते हैं, विच इज गिवन अंडर सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 70। सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 70 बोलता है कि प्रोस्पेक्टस या तो एक नोटिस के रूप में होएगा, या तो प्रोस्पेक्टस सर्कुलर के रूप में होएगा, या तो प्रोस्पेक्टस एडवर्टीजमेंट के रूप में भी हो सकता है, या ऐसा कोई भी कागज का टुकड़ा विच इज इनवाइटिंग ऑफर्स फ्रॉम पब्लिक एट लार्ज। प्रोस्पेक्टस या तो नोटिस के रूप में होएगा, या तो सर्कुलर के रूप में होएगा, या तो एडवर्टीजमेंट के रूप में होएगा, या तो ऐसा कोई भी कागज का टुकड़ा विच इज इनवाइटिंग offers from public at large for the subscription or purchase of any securities of a body corporate. Body corporate includes a company. Body corporate includes a company. तो यहां पर प्रोस्पेक्टस एक नोटिस के रूप में भी हो सकता है, या तो सर्कुलर के रूप में भी हो सकता है, या एडवर्टीजमेंट के रूप में भी हो सकता है। लॉ मेकर बोलता है कि प्रोस्पेक्टस इंक्लूड्स रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस एज वेल एज शेल्फ प्रोस्पेक्टस। व्हाट इज रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस एंड व्हाट इज अ शेल्फ प्रोस्पेक्टस? तो बॉस दे बोथ आर टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस। यहां पर रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस एंड शेल्फ प्रोस्पेक्टस के बारे में हम रिवीजन जरूर करेंगे इन अवर फर्दर पार्ट ऑफ दिस वीडियो। ओके, आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया था कि प्रोस्पेक्टस मस्ट बी ऑलवेज एंड ऑलवेज इन अ रिटर्न फॉर्म। प्रोस्पेक्टस मस्ट बी ऑलवेज एंड ऑलवेज इन अ रिटर्न फॉर्म। यहां पर हम नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं, दैट इज सेक्शन नंबर 26 which tells about contents of prospectus। हाँ जी माय डियर फ्रेंड्स, लॉ मेकर बोलता है कि एवरी प्रोस्पेक्टस मस्ट बी डेटेड। प्रोस्पेक्टस के ऊपर एक तारीख का थप्पा लगाया जाता है। इनफैक्ट प्रोस्पेक्टस के ऊपर आपको जो तारीख दिखेगा ना, तो आप हमेशा अज्यूम कर लेने का कि दैट वाज द डेट व्हेन द प्रोस्पेक्टस वाज बीन पब्लिश्ड। That was the date when the prospectus was been published. लॉ मेकर बोलता है प्रोस्पेक्टस इशू करने से पहले हमें ये प्रोस्पेक्टस आरओसी के पास फाइल करना पड़ेगा। बिफोर इशूइंग द प्रोस्पेक्टस टू पब्लिक एट लार्ज, हमें ये प्रोस्पेक्टस आरओसी के पास फाइल करना पड़ेगा। सर, हमने प्रोस्पेक्टस आरओसी के पास फाइल कर दिया, अब क्या करने का? तो लॉ मेकर बोलता है कि जिस दिन आपने प्रोस्पेक्टस आरओसी के पास फाइल किया, उधर से 90 डेज के अंदर अंदर हमें ये प्रोस्पेक्टस पब्लिक एट लार्ज में इशू करवा देना पड़ता है। सर नहीं किया तो फिर लॉ मेकर बोलता है कि बॉस ऐसा मान लिया जाएगा कि आपने जो भी सिक्योरिटीज इशू किया है वो बिना प्रोस्पेक्टस का इशू किया है। तो जिस दिन प्रोस्पेक्टस आरओसी के पास फाइल होता है, उधर से 90 दिनों के अंदर अंदर हमें वो प्रोस्पेक्टस पब्लिक एट लार्ज को इशू कर देना पड़ता है। यहाँ पर इसके ऊपर आपको कोई थियरी क्वेश्चन आ सकता है, इसके ऊपर आपको कोई प्रकार का थियरी क्वेश्चन आ सकता है कि बॉस व्हाट आर द मेन कंटेंट्स ऑफ प्रोस्पेक्टस। तो लॉ मेकर बोलता है कि हर एक प्रोस्पेक्टस के ऊपर डेट होना चाहिए एंड एवरी प्रोस्पेक्टस शुड बी प्रॉपरली बीन साइंड। जिन जिन डायरेक्टर्स का नाम प्रोस्पेक्टस के अंदर लिखा गया है, जिन जिन प्रमोटर्स का नाम प्रोस्पेक्टस के अंदर लिखा गया है, उनका हमें यहाँ पर एक सिग्नेचर लगेगा। हाँ जी दोस्तों, प्रोस्पेक्टस के अंदर हमें इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा, दैट इज द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन विच इज बीन स्पेसिफाइड बाय सेबी
इन कंसल्टेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट। प्रोस्पेक्टस के अंदर हमें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का जानकारी देना पड़ेगा विच इज बीन स्पेसिफाइड बाय सेबी इन कंसल्टेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट। लॉ मेकर बोलता है कि जब तक सेबी स्पेसिफाई नहीं करता है कि बॉस प्रोस्पेक्टस के अंदर क्या क्या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होएगा और उस दौरान अगर कोई कंपनी अपना प्रोस्पेक्टस लाना चाहता है तो फिर यहाँ पर वो कंपनी सेबी एक्ट 1992 को फॉलो कर सकता है। वो कंपनी सेबी एक्ट 1992 को फॉलो कर सकता है। लॉ मेकर बोलता है कि आपका कंपनी एक डिक्लेरेशन देगा, आपका कंपनी एक डिक्लेरेशन देगा कि हमारे ऊपर जो सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट लागू हो रहा था, हमारे ऊपर जो सेबी प्रोविजंस लागू हो रहा था या दूसरे कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू हो रहे थे, उन रूल्स एंड रेगुलेशंस का पालन हमारे कंपनी ने टाइम टू टाइम बेसिस पे किया है। ये पॉइंट नंबर ए बी सी डी, ये जो चार मेन कंटेंट्स है, ये पॉइंट नंबर ए बी सी डी में से एग्जेम्पशन दिया जा सकता है अगर ऐसा कोई प्रकार का कंडीशन फॉलो किया रहेगा तो। सो द अबव प्रोविजंस ऑफ पॉइंट नंबर ए टू डी आर नॉट एप्लीकेबल इन द फॉलोइंग टू सर्कमस्टेंसेस। सबसे पहला सर्कमस्टेंसेस बोलता है कि अगर हम कोई प्रकार का प्रोस्पेक्टस इशू कर रहा है टू द एग्जिस्टिंग मेंबर्स और डिबेंचर होल्डर्स, तो हमें ये सब इंपॉर्टेंट कंटेंट्स यहाँ पर डालने का जरूरत पड़ेगा नहीं। लॉ मेकर बोलता है कि यदि आपका कंपनी सिक्योरिटीज इशू कर रहा है विच वॉज ऑलरेडी बीन इशूड इन पास्ट एंड इट इज ऑलरेडी बीन कोटेड इन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, तो ये सब इंफॉर्मेशन आपको वापस से देने का जरूरत पड़ता नहीं है। आगे बढ़ते हैं जहां पर लॉ मेकर बोलता है कि प्रोस्पेक्टस के अंदर एक्सपर्ट के स्टेटमेंट्स भी हो सकते हैं। प्रोस्पेक्टस के अंदर एक्सपर्ट के स्टेटमेंट भी हो सकते हैं। एक्सपर्ट का डेफिनेशन दिया गया है सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 38 के अंदर, एंड यस, एक्सपर्ट का डेफिनेशन इंक्लूसिव इन नेचर वाला है। लॉ मेकर बोलता है कि एक्सपर्ट इंक्लूड्स एन इंजीनियर, इट इंक्लूड्स अ वैल्यूअर, इट इंक्लूड्स अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, अ कंपनी सेक्रेटरी, अ कॉस्ट अकाउंटेंट, या तो ऐसा कोई भी बंदा जिसके पास अथॉरिटी होता है to issue a certificate for the time being in force, for the law which has been time being in force। यहां पर जब भी प्रोस्पेक्टस के अंदर एक्सपर्ट ने कोई प्रकार का स्टेटमेंट डाला रहेगा तो याद रखना एक्सपर्ट शुड नॉट बी इंटरेस्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, या तो प्रमोशन ऑफ द कंपनी, या तो मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। लॉ मेकर बोलता है कि बॉस हमें यहाँ पर एक्सपर्ट का एक रिटर्न कंसेंट भी लगेगा, हमें यहाँ पर एक्सपर्ट का एक रिटर्न कंसेंट भी लगेगा। अगर एक्सपर्ट ने अपना कंसेंट विड्रॉ कर दिया है तो मेहरबानी करके प्रोस्पेक्टस के अंदर से एक्सपर्ट के स्टेटमेंट्स को भी विड्रॉ करवाया जाएगा। तो यहाँ पर एक्सपर्ट के बारे में भी हमने कोई प्रकार का जानकारी प्राप्त किया। लॉ मेकर बोलता है कि अगर सेक्शन नंबर 26 का कोई भी प्रोविजन का उल्लंघन किया, सेक्शन नंबर 26 का अगर कोई भी प्रोविजन का उल्लंघन किया तो कंपनी के ऊपर एज वेल एज ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर सीधा का सीधा कोई प्रकार का पनिशमेंट आ जाएगा। कंपनी के ऊपर मिनिमम फाइन आएगा 50,000 रुपए का, मैक्सिमम फाइन आएगा 3 लाख रुपए का। सिमिलर वे जो भी पर्सन हु वाज नोइंगली अ पार्टी टू अ डिफॉल्ट, उसके ऊपर फाइन आएगा मिनिमम 50,000, मैक्सिमम 3 लाख रुपए का। इनफैक्ट यहाँ पर जो रिसेंट अमेंडमेंट आया है नवंबर 21 के आरटीपी में, उधर हमें पता चला कि बॉस यहाँ पर इम्प्रिजनमेंट वाला सजा हटा दिया गया है इन केस ऑफ ऑफिसर इन डिफॉल्ट, जिसके कारण बोथ फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट वाला पॉइंट भी हट जाएगा। मतलब वेदर यू आर अ कंपनी और वेदर यू आर एन ऑफिसर इन डिफॉल्ट, आपको सिर्फ और सिर्फ एक प्रकार का पेनल्टी पे करना पड़ेगा, कोई भी प्रकार का इम्प्रिजनमेंट का सजा यहाँ पर दिया जाएगा नहीं।
आगे बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज सेक्शन नंबर 27। सेक्शन नंबर 27 बोलता है अबाउट वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ऑब्जेक्ट्स इन प्रोस्पेक्टस। एक बार प्रोस्पेक्टस बन चुका है, हमने प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया है, फंड्स रेज हो चुका है, तो उसके बाद क्या हम लोग प्रोस्पेक्टस के अंदर दिए गए ऑब्जेक्ट्स को बदल सकते हैं? कैन देयर बी वेरिएशंस इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? तो आइए देखते हैं लॉ मेकर क्या बोलता है। लॉ मेकर बोलता है कि वंस द फंड्स आर रेज्ड थ्रू अ गिवन प्रोस्पेक्टस, the principles of doctrine of ultra vires mutatis mutandis with necessary changes comes into play। कंपनी ने जिस कारण के लिए फंड्स रेस किया रहेगा, कंपनी उसी कारण के लिए वो पैसे को यूटिलाइज करेगा। डिविएशन अगर करना चाहते हो, चेंजेस अगर करना चाहते हो, तो वो चेंजेस प्री अप्रूव्ड होना चाहिए बाय द इन्वेस्टर्स। इनफैक्ट जो भी इन्वेस्टर्स मना कर रहा है अबाउट सच चेंजेस, तो उन इन्वेस्टर्स को हम रिकॉल ऑप्शन भी दे सकता है, उन इन्वेस्टर्स को हम रिकॉल ऑप्शन भी दे सकता है। दैट इज द ऑप्शन ऑफ रिकॉल कैन बी गिवन टू द डिसेंटिंग इन्वेस्टर्स। डिसेंटिंग इन्वेस्टर्स का मतलब होता है वो इन्वेस्टर्स जिन्होंने कोई भी प्रकार का कंसेंट नहीं दिया फॉर द डिविएशंस। अच्छा, अगर आप बोलना चाहते हो कि हम हमारे प्रोस्पेक्टस के अंदर लिखे गए ऑब्जेक्ट को बदलना चाहते हैं एंड हम यहाँ पर प्रोस्पेक्टस के माध्यम से जो फंड्स रेस किया है उससे हम यूज करना चाहते हैं फॉर बाइंग या ट्रेडिंग और अदरवाइज डीलिंग इन इक्विटी शेयर्स ऑफ एनी अदर लिस्टेड कंपनी, तो लॉ मेकर बोलता है कि सॉरी, उस चीज का परमिशन दिया जा सकता नहीं है। अगर डिविएशंस करना है तो वो डिविएशंस के लिए हमें सबसे पहले एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा बाय अ पोस्टल बैलेट। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा बाय अ पोस्टल बैलेट। व्हाट इज पोस्टल बैलेट? तो उसका जिक्र हम सेक्शन नंबर 110 में जरूर करेगा। सेक्शन नंबर 110 डील्स विद वोटिंग थ्रू पोस्टल बैलेट्स। जब भी कोई कंपनी पोस्टल बैलेट्स के माध्यम से वोटिंग करवाना चाहता है तो वो कंपनी एक नोटिस अपने शेयर होल्डर्स को जरूर इशू करेगा। इनफैक्ट वो नोटिस कंपनी पब्लिश भी करेगा इन इंग्लिश न्यूज़पेपर एज वेल एज वर्नाक्यूलर न्यूज़पेपर। जो भी शेयर होल्डर अपना कंसेंट नहीं दे रहा है, जो भी शेयर होल्डर अपना कंसेंट नहीं दे रहा है फॉर द changes which are done inside the prospectus, तो उन डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स को आप सीधा का सीधा एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी दे सकते हो। उन इन्वेस्टर्स को आप सीधा का सीधा एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी दे सकते हो। तो यहाँ पर उन्हें कौन से प्राइस पे एग्जिट देना है वो सब चीज का स्पेसिफिकेशन सेबी करेगा, वो सब चीज का स्पेसिफिकेशन सेबी करेगा। तो यहां पर हमने सेक्शन नंबर 27 के प्रोविजन को भी रिवाइज कर दिया। आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज अबाउट टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस का प्रोविजन दिया गया है सेक्शन नंबर 32 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, वेयर एज शेल्फ प्रोस्पेक्टस का प्रोविजन दिया गया है अंडर सेक्शन नंबर 31 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। यहां पर जब भी हम बोलते हैं अबाउट शेल्फ प्रोस्पेक्टस तो याद रखना ये एक ऐसा प्रकार का प्रोस्पेक्टस है जो इशू किया जा सकता है ओनली एंड ओनली by those classes of companies which is been prescribed by SEBI। यहां पर अगर आपका कंपनी एक ही साल में बार बार सिक्योरिटीज इशू करवाना चाहता है तो आपका कंपनी बार बार प्रोस्पेक्टस लाने का जरूरत पड़ेगा नहीं। यहां पर एक बार आप शेल्फ प्रोस्पेक्टस लेके आओ एंड द वैलिडिटी ऑफ दैट शेल्फ प्रोस्पेक्टस विल बी ऑफ कंप्लीट 1 year।
इन दिस एंटायर 1 ईयर अगर कंपनी वापस से सब्सिक्वेंट इशू करवाना चाहता है तो फिर वो कंपनी सीधा का सीधा इन्वेस्टर के पास से फंड्स रिसीव करेगा, सिक्योरिटीज अलॉट करेगा एंड बात खत्म हो जाएगा। मतलब सब्सिक्वेंट टाइम के लिए यहां पर कंपनी को कोई भी प्रकार का एक नया प्रोस्पेक्टस बनाने का जरूरत पड़ेगा नहीं। लॉ मेकर बोलता है कि यहां पर अगर कोई कंपनी सब्सिक्वेंट टाइम इशू लाना चाहता है इन दिस एंटायर पीरियड ऑफ 1 ईयर, तो हाँ जी, वो कंपनी सबसे पहले एक इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम जरूर लाएगा। दैट इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम will give us the details about the changes which has occurred from the previous issue to the current issue। तो एक बार वापस से करते हैं सेक्शन नंबर 31 के बारे में, दैट इज अबाउट शेल्फ प्रोस्पेक्टस। लॉ मेकर बोलता है कि शेल्फ प्रोस्पेक्टस कैन बी इशूड बाय एनी क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनीज विच इज बीन प्रिस्क्राइब्ड बाय सेबी। हमें यहां पर यह शेल्फ प्रोस्पेक्टस आरओसी के पास भी फाइल करना पड़ेगा। जब हम पहली बार सिक्योरिटीज ऑफर करेगा पब्लिक एट लार्ज को, तो बॉस उस टाइम हम जो इनविटेशन टू ऑफर लाएगा वो इनविटेशन टू ऑफर शेल्फ प्रोस्पेक्टस कहलाता है। मतलब उसका वैलिडिटी 1 साल तक रहेगा। शेल्फ प्रोस्पेक्टस हैज गॉट अ वैलिडिटी ऑफ कंप्लीटली 1 ईयर। यहां पर जब हम सब्सिक्वेंट टाइम सिक्योरिटीज इशू करेगा इन दैट 1 ईयर, तो हमें कोई भी प्रकार का नया प्रोस्पेक्टस फाइल करने का जरूरत पड़ता नहीं है। बट यहां पर हमें एक इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम जरूर लाना पड़ेगा। इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम एक प्रकार का डॉक्यूमेंट होएगा जो हमें बतलाएगा अबाउट द चेंजेस विच हैज अकर्ड फ्रॉम द प्रीवियस इशू टू द करंट इशू। फिर वो चेंजेस कोई भी प्रकार का हो, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का चेंजेस हो या नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का चेंजेस हो, कोई भी चेंजेस हुआ रहेगा वो चेंजेस कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को कम्युनिकेट जरूर करेगा। सो यहां पर लॉ मेकर बोलता है कि कंपनी हैज टू इंटीमेट द चेंजेस टू इट्स एप्लीकेंट्स थ्रू अ डॉक्यूमेंट कॉल्ड एज इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। अच्छा, अगर हमने यहाँ पर चेंजेस इंटीमेट कर दिया एंड अगर कोई एप्लीकेंट अपना एडवांस वाला पैसा विड्रॉ करवाना चाहता है, तो यस, कंपनी उसे वो एडवांस वाला पैसा रिफंड कर देगा विद इन 15 डेज। वो एडवांस वाला पैसा रिफंड कर देगा विद इन 15 डेज। शेल्फ प्रोस्पेक्टस के साथ अगर हम इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम को जोड़ दे तो ऐसा माना जाता है कि वो पूरा का पूरा एक प्रकार का प्रोस्पेक्टस ही कहलाता है। तो शेल्फ प्रोस्पेक्टस अलोंग विद इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम is nothing but to be considered as the prospectus of the company. It is nothing but to be considered as the prospectus of the company. तो यहाँ पर हमने शेल्फ प्रोस्पेक्टस के प्रोविजन को अच्छे से रिवाइज कर दिया है। आगे बढ़ते हैं towards the next provision, that is section number 32, which deals with red herring prospectus. लॉ मेकर बोलता है कि रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस एक ऐसा प्रकार का प्रोस्पेक्टस है जिसमें कुछ इंफॉर्मेशन मिसिंग होएगा। मतलब कंप्लीट डिटेल्स उस प्रोस्पेक्टस में नहीं रहेगा। सर कौन सा इंफॉर्मेशन मिसिंग रहेगा? तो लॉ मेकर बोलता है आइदर द क्वांटिटी ऑफ सिक्योरिटीज टू बी इशूड या तो प्राइस ऑफ द सिक्योरिटीज। आइदर द क्वांटिटी ऑफ द सिक्योरिटीज या तो प्राइस ऑफ द सिक्योरिटीज। ये दोनों में से कौन सा भी एक इंफॉर्मेशन इंक्लूड किया जाएगा नहीं। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के माध्यम से लॉ मेकर बोलता है कि इट फैसिलिटेट्स समथिंग कॉल्ड एज अ बुक बिल्डिंग मेथड। इट फैसिलिटेट्स समथिंग कॉल्ड एज अ बुक बिल्डिंग मेथड। जब भी कोई कंपनी रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इशू करवाना चाहता है तो उस कंपनी को कुछ प्रोविजंस फॉलो करना पड़ेगा। यहां पर लॉ मेकर बोलता है कि रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस
is the prospectus which will be issued prior to the main prospectus. जी हाँ, जब भी कोई कंपनी रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इशू करेगा तो वो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस वो कंपनी पहले इशू करेगा, दैट इज बिफोर इशूइंग द फाइनल प्रोस्पेक्टस। हाँ जी, हमें ये रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस आरओसी के पास भी फाइल जरूर करवाना पड़ता है। इनफैक्ट ये प्रोस्पेक्टस दैट इज रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस हमें आरओसी के पास फाइल कर देना पड़ेगा एटलीस्ट 3 days prior to the opening of the offer, at least 3 days prior to the opening of the offer. लॉ मेकर बोलता है कि अगर बाई चांस कोई भी प्रकार का वेरिएशन हुआ इन रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस से लेकर फाइनल प्रोस्पेक्टस तक, तो यहां पर उन चेंजेस को हाईलाइट किया जाएगा, उन चेंजेस को हाईलाइट किया जाएगा इन द मेन प्रोस्पेक्टस ऑफ द कंपनी, उन चेंजेस को हाईलाइट किया जाएगा इन द मेन प्रोस्पेक्टस ऑफ द कंपनी। लॉ मेकर बोलता है कि जैसे यहां पर ऑफर क्लोज हो जाएगा तो जो जो मिसिंग इंफॉर्मेशन था इनसाइड द रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस वो सारा का सारा इंफॉर्मेशन अब प्रोस्पेक्टस के अंदर डाल देना पड़ेगा। कंपनी ने कितना कैपिटल रेस किया, ये कैपिटल डिबेंचर्स के माध्यम से किया या शेयर्स के माध्यम से किया, व्हाट वाज द क्लोजिंग प्राइस, या ऐसा कोई भी डिटेल्स जो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में इंक्लूड नहीं किया गया था वो सब डिटेल्स फाइनल प्रोस्पेक्टस में इंक्लूड किया जाएगा एंड वो डिटेल्स हमें आरओसी के पास एज वेल एज सेबी के पास फाइल करना पड़ेगा, वो डिटेल्स हमें आरओसी के पास एज वेल एज सेबी के पास फाइल करना पड़ेगा। तो यस माय डियर फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर टाइप ऑफ प्रोस्पेक्टस को भी रिवाइज कर दिया है। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट दैट इज अबाउट द रेमेडीज फॉर मिसरिप्रेजेंटेशन इनसाइड द प्रोस्पेक्टस। अगर कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू किया है एंड अगर उस प्रोस्पेक्टस के अंदर कोई भी प्रकार का मिसरिप्रेजेंटेशन है तो फिर what are the remedies available towards an aggrieved party, एक aggrieved party के पास क्या क्या remedies available है। लॉ मेकर बोलता है an aggrieved party over here has got a remedy against the company as well as remedies against the directors, remedies against the promoters as well as remedies against the experts। यहां पर अगर कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू किया एंड अगर प्रोस्पेक्टस के अंदर कोई भी प्रकार का मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ है तो यहां पर जो बंदा इन्वेस्टमेंट किया था प्रोस्पेक्टस के आधार पे, जो बंदा अपना पैसा इन्वेस्ट किया था प्रोस्पेक्टस के आधार पे, that all aggrieved parties will have got certain remedies against the company as well as against the directors, promoters and experts। यहां पर लॉ मेकर बोलता है कि आप कंपनी के साथ जो भी कॉन्ट्रैक्ट किए हो उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करवा दो। इनफैक्ट यहां पर अग्रीड पार्टी सीधा का सीधा कोर्ट में एप्लीकेशन देगा एंड कोर्ट को बोलेगा टू पास एन ऑर्डर एंड आस्क द कंपनी टू स्ट्राइक ऑफ द नेम ऑफ द पर्सन फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ द मेंबर। यहां पर अग्रीड पार्टी सीधा का सीधा सीधा का सीधा अपना पैसा वापस क्लेम करेगा फ्रॉम द कंपनी। इनफैक्ट अग्रीड पार्टी कैन ऑल्सो आस्क द कंपनी टू पे फॉर द डैमेजेस, जो भी अग्रीड पार्टी कंपनी के खिलाफ एक्शंस लेना चाहता है दैट एक्शंस मस्ट बी टेकन विद इन अ रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम। अगर बाई चांस कंपनी का यहां पर वाइंडिंग अप का प्रोसीजर चालू हो चुका है, आई रिपीट, अगर बाई चांस कंपनी का वाइंडिंग अप का प्रोसीजर चालू हो चुका है तो सॉरी, यहां पर जो अग्रीड पार्टी होएगा उसे क्रेडिटर्स के पहले रैंकिंग दिया जा सकता नहीं है। ये जो राइट्स हमने डिस्कस किया, दिस राइट्स आर अवेलेबल ओनली टू दोज पीपल who have subscribed the shares of the company. It is available only to those people who have subscribed the shares of the company। मतलब यहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट
होना चाहिए कंपनी के अंदर एट द मर्सी ऑफ द प्रोस्पेक्टस। अगर आप प्रोस्पेक्टस के आधार पे पैसा इन्वेस्ट किया था एंड अगर प्रोस्पेक्टस मिसस्टेटेड निकला, देन ओनली द राइट्स आर अवेलेबल टू यू गाइस। अच्छा, अगर बाय चांस आपने कोई भी प्रकार का सिक्योरिटीज ओपन मार्केट से खरीदा था एंड अगर प्रोस्पेक्टस मिसस्टेटेड निकला, तो सॉरी टू से आपको कोई भी प्रकार का रेमेडीज एंजॉय करने मिलेगा नहीं। What are the remedies the aggrieved party over here have got against the directors, promoters and experts? तो लॉ मेकर बोलता है कि you can file a criminal case against them and you can also file a civil case against them. अगर आपने क्रिमिनल केस फाइल किया तो सेक्शन नंबर 34 पिक्चर में आ जाएगा। सेक्शन नंबर 34 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 deals with criminal liability for misstatement inside the prospectus. यहां पर अग्रीड पार्टी कंपनी के डायरेक्टर्स, कंपनी के प्रमोटर्स एंड कंपनी के एक्सपर्ट्स के खिलाफ केस कर सकता है एज पर सेक्शन नंबर 447 which deals with penalty for fraud, which deals with penalty for fraud. अगर यहां पर फ्रॉड किया गया है, फ्रॉड का अगर वैल्यू इज लेसर देन 10 लाख रुपीज और 1% ऑफ द टर्नओवर विच एवर इज लेसर, इस पूरे के पूरे गिवन वैल्यू से भी कम अमाउंट का फ्रॉड किया गया है, तो फिर हम यहाँ पर डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स एंड एक्सपर्ट्स के ऊपर पेनल्टी डाल देंगे विच कैन बी ऑफ अप टू 50 lakhs, या तो हम उनको जेल में भिजवा सकते हैं अप टू 5 years। बट अगर फ्रॉड का अमाउंट इज इक्वल टू और मोर देन, फ्रॉड का अमाउंट इज इक्वल टू और मोर देन 10 लाख रुपीज और 1% ऑफ द टर्नओवर विच एवर इज लेसर, गिवन वैल्यू से अगर एग्जैक्ट अमाउंट का फ्रॉड किया या उससे ज्यादा अमाउंट का फ्रॉड किया, तो फिर पेनल्टी लगेगा विच विल बी मिनिमम टुवर्ड्स द अमाउंट ऑफ फ्रॉड। अगर 100 करोड़ का फ्रॉड किया है तो पेनल्टी मिनिमम 100 करोड़ का लगेगा। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पेनल्टी कैन बी 3 times द अमाउंट ऑफ फ्रॉड। मतलब अगर फ्रॉड 100 करोड़ का किया है तो मिनिमम पेनल्टी 100 करोड़, मैक्सिमम पेनल्टी 300 करोड़। लगे हाथ जेल में भी जाना पड़ेगा, मिनिमम 6 months, मैक्सिमम 10 years। मिनिमम 6 months, मैक्सिमम 10 years। अगर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व हुआ तो फिर आपको इम्प्रिजनमेंट का सजा मिनिमम 3 years का हो जाएगा, मैक्सिमम 10 years का रहेगा। तो ओवर ईयर जैसे ही सेक्शन नंबर 34 एप्लीकेबल होता है तो उसके साथ साथ सेक्शन नंबर 447 भी एप्लीकेबल हो जाएगा। तो यस माय डियर फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर सेक्शन नंबर 34 को रिवाइज कर दिया है। आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज सेक्शन नंबर 35 which deals with civil liability for misstatement inside the prospectus। 34 क्या था? It was a criminal liability। 35 क्या बोलता है? It is a civil liability। लॉ मेकर बोलता है कि यहाँ पर द अग्रीड पार्टी को कोई भी प्रकार का नुकसान हुआ रहेगा तो वो नुकसान का भरपाई फॉलोइंग पर्संस को करना पड़ेगा। तो सेक्शन नंबर 35 मेक्स द फॉलोइंग पर्संस लायबल टू पे कंपेंसेशन फॉर द लॉस और डैमेजेस सस्टेन्ड बिकॉज ऑफ सच मिसस्टेटमेंट्स और अनट्रू स्टेटमेंट्स inside the prospectus of a company। Who are the people liable? Let us check। तो लॉ मेकर बोलता है कि every person who was acting as a director at the time of issue of prospectus। In fact, even every proposed director will also be held liable। In fact, every promoter of the company will be held liable। Yes, every other person who had authorized the issue of prospectus and every person who was named as an expert inside the prospectus।
इन सब लोगों का लायबिलिटी अनलिमिटेड इन नेचर होएगा। मतलब यहाँ पर इन्वेस्टर्स लोगों को जितने भी अमाउंट का नुकसान हुआ है बिकॉज ऑफ सच मिसस्टेटमेंट इनसाइड द प्रोस्पेक्टस, वो पूरा का पूरा नुकसान का भरपाई ये 5 जन मिलकर करना चाहिए, ये 5 जन मिलकर करना चाहिए। ओवर ईयर सेक्शन नंबर 35 से अगर एग्जेम्पशन चाहिए, सेक्शन नंबर 35 में से अगर एग्जेम्पशन चाहिए तो ये 3 पॉइंट में से कौन सा भी एक पॉइंट प्रूफ करना पड़ेगा। ये 3 पॉइंट में से कौन सा भी एक पॉइंट प्रूफ करना पड़ेगा। तो ये 3 में से अगर कौन सा भी एक प्रोविजन को आपने प्रूफ किया तो फिर आपको एग्जेम्पशन दिया जा सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल डायरेक्टर ने बताया कि बॉस मैं मानता हूं कि मैं कंपनी का डायरेक्टर हूं, बट प्रोस्पेक्टस के अंदर मैंने कोई प्रकार का कंसेंट दिया ही नहीं था, मैंने कोई प्रकार का कंसेंट दिया ही नहीं था। पॉइंट नंबर 2 की बात कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पर डायरेक्टर ने बोला कि माना कि मैं कंपनी का डायरेक्टर जरूर हूं, बट यहाँ पर कंपनी ने जो प्रोस्पेक्टस इशू किया था वो बिना मेरे नॉलेज का था, वो प्रोस्पेक्टस के अंदर मेरा कंसेंट ही नहीं था। तो वो प्रोस्पेक्टस अगर मिसस्टेटेड भी निकलेगा तो आप मेरे को लायबल ठहरा सकते नहीं हो। या तो डायरेक्टर ने प्रूफ किया कि बॉस मैंने कंसेंट दिया था, बट ये प्रोस्पेक्टस इशू होने से पहले, ये प्रोस्पेक्टस इशू होने से पहले मैंने मेरा कंसेंट विड्रॉ कर दिया था, मैंने मेरा कंसेंट विड्रॉ कर दिया था। तो यहां पर अब प्रोस्पेक्टस अगर मिसस्टेटेड रहेगा तो मेरे को थोड़ी मालूम, क्योंकि मैंने तो मेरा कंसेंट विड्रॉ कर दिया था। या तो अगर एक्सपर्ट ने प्रूव किया कि बॉस मैंने जो भी कमेंट प्रोस्पेक्टस के अंदर दिया था वो कमेंट एक रिपोर्ट के ऊपर बेस्ड था, वो पूरा का पूरा रिपोर्ट मुझ एक्सपर्ट को एकदम करेक्ट एंड फेयर लग रहा था। इनफैक्ट वो रिपोर्ट जिस बंदे ने बनाया था वो बंदा एकदम कॉम्पिटेंट पर्सन था उस रिपोर्ट को बनाने के लिए। तो अगर एक्सपर्ट ने प्रूफ कर दिया कि यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा स्टेटमेंट था या रिपोर्ट था वो एक ऐसे बंदे ने बनाया था जो कॉम्पिटेंट था, इनफैक्ट एक्सपर्ट वाज हिमसेल्फ बिलीविंग दैट द इंफॉर्मेशन इनसाइड दैट रिपोर्ट विल बी करेक्ट एंड फेयर, तो यहाँ पर अगर बाद में अगर वो इंफॉर्मेशन रॉन्ग निकलता है तो एक्सपर्ट का कोई भी प्रकार का यहाँ पर गलती माना जाता नहीं है। तो ये 3 में से अगर कौन सा भी एक कंडीशन फुलफिल हुआ, ये 3 में से अगर कौन सा भी एक कंडीशन फुलफिल हुआ तो यस आपको सेक्शन नंबर 35 में से सीधा का सीधा एग्जेम्पशन दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज रिगार्डिंग सेक्शन नंबर 36, जो बोलता है कि अगर आपने किसी को फ्रॉड्यूलेंटली इंड्यूस किया, अगर आपने कोई भी बंदे को फ्रॉड्यूलेंटली इंड्यूस किया टू इन्वेस्ट द मनी into the company by making some false or misleading statements, तो फिर यहाँ पर आपके ऊपर भी सेक्शन नंबर 447 लागू करवा दिया जाएगा। एंड व्हाट इज सेक्शन नंबर 447? तो इट इज नथिंग बट टुवर्ड्स पेनल्टी फॉर फ्रॉड, इट इज अ पेनल्टी टुवर्ड्स फ्रॉड। अंडर सेक्शन नंबर 37 लॉ मेकर बोलता है कि जो भी अग्रीड पार्टी होएगा जिनके साथ कोई भी प्रकार का मिसस्टेटमेंट्स हुआ रहेगा, आइदर अंडर सेक्शन नंबर 34 और अंडर सेक्शन नंबर 35 या तो अंडर सेक्शन नंबर 36, एनी पर्सन हु इज एक्टिंग एज एन अग्रीड पार्टी, वो लोग सीधा का सीधा कंपनी के खिलाफ केस करने जा सकता है। अब एक एक इन्वेस्टर इंडिविजुअल बेसिस पे केस करे, उससे अच्छा सारा का सारा ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर एक साथ कंपनी के खिलाफ केस कर दे, तो उस चीज को हम कहते हैं क्लास एक्शन सूट, उस चीज को हम कहते हैं क्लास एक्शन सूट, जहां पर द एंटायर क्लास और ग्रुप ऑफ पीपल कैन कम टूगेदर एंड फाइल अ केस अगेंस्ट द कंपनी। The entire class or group of people does not need to be present in the court. In fact, they will be represented by one single petitioner. They will be represented by one single petitioner. क्लास एक्शन सूट करने का फायदा क्या होता है? तो लॉ मेकर बोलता है कि बहुत सारे लोग मिलकर बहुत सारा केस फाइल करे, उससे अच्छा सारे के सारे लोग मिलकर एक सिंगल केस फाइल कर दे अगेंस्ट द डिफेंडेंट which is over here nothing but a company, which is over here nothing but a company.
तो यहाँ पर हमने पूरा का पूरा प्रोस्पेक्टस वाले टॉपिक को रिवाइज कर दिया है। नेक्स्ट टॉपिक आता है अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। जी हाँ, कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू किया, आपने उस प्रोस्पेक्टस के आधार पे एप्लीकेशन दिया एंड यहाँ पर अगर कंपनी ने आपके एप्लीकेशन को स्वीकारा तो कंपनी आपको सिक्योरिटीज अलॉट करता है। लॉ मेकर बोलता है कि इट इज ऑन अलॉटमेंट द सिक्योरिटीज कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। इट इज ऑन अलॉटमेंट द सिक्योरिटीज कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। सर ये अलॉटमेंट करने का अथॉरिटी किसके पास होता है? तो लॉ मेकर बोलता है कि इट इज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी हु आर ऑथोराइज्ड टू अलॉट द सिक्योरिटीज। जब भी हम अलॉटमेंट की बात करते हैं तो देयर आर 5 जनरल रूल्स विच वी नीड टू फॉलो। There are 5 general rules which we need to follow. लॉ मेकर बोलता है कि allotment should be done by a proper authority, that is either by the board of directors of the company या तो committee authorized to allot securities on behalf of the board of directors। अगर इनके अलावा दूसरा कोई भी बंदा सिक्योरिटीज अलॉट करता है तो सॉरी टू से अलॉटमेंट वाज विदाउट प्रॉपर अथॉरिटी, वेयरइन दैट अलॉटमेंट विल बी कंसीडर्ड टू बी इनवैलिड इन नेचर। लॉ मेकर बोलता है कि कंपनी अगर सिक्योरिटीज अलॉट करना चाहता है तो वो कंपनी सिक्योरिटीज अलॉट कर देना चाहिए विद इन अ रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा, अगर कंपनी कुछ ज्यादा लंबा समय लगा रहा है सिक्योरिटीज अलॉट करवाने में तो यहाँ पर जो एप्लीकेंट होएगा, दैट इज इन्वेस्टर होएगा, वो सीधा का सीधा रेफ्यूज कर सकता है टू टेक द सिक्योरिटीज, ये बोल के कि बॉस आपने तो बहुत लंबा समय लगा दिया जस्ट टू अलॉट द सिक्योरिटीज। लॉ मेकर बोलता है कि जब भी कोई कंपनी सिक्योरिटीज अलॉट करना चाहता है तो दैट अलॉटमेंट शुड बी एब्सोल्यूट एंड इट शुड बी अनकंडीशनल इन नेचर। The allotment should be absolute and it should be unconditional in nature। मतलब allotment के दौरान कोई भी प्रकार का terms and conditions, allotment के दौरान कोई भी प्रकार का terms and conditions रखा जा सकता नहीं है। जी हाँ, it is the duty of the company to communicate such allotment। मतलब यहाँ पर कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को कम्युनिकेट करेगा कि हमने आपके एप्लीकेशन को स्वीकारा है एंड बहुत जल्द हम आपको सिक्योरिटीज अलॉट करने वाले हैं। हमने आपके एप्लीकेशन को स्वीकारा है एंड बहुत जल्द हम आपको सिक्योरिटीज अलॉट करने वाला है। लॉ मेकर बोलता है कि कंपनी अगर चाहे तो किसी को कमीशन भी पे कर सकता है इन कनेक्शन with the subscription to the securities, in connection with the subscription to the securities। सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब करवाने में अगर किसी ने हमें मदद किया है तो हमें उस व्यक्ति को कमीशन पे करना है तो हम उसे कमीशन भी पे कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 5 जनरल रूल्स पढ़े टुवर्ड्स अलॉटमेंट। नाउ वी हैव गॉट सर्टेन स्टैट्यूटरी प्रोविजंस टुवर्ड्स अलॉटमेंट। सबसे पहला स्टैट्यूटरी प्रोविजन बोलता है अबाउट एप्लीकेशन मनी। लॉ मेकर बोलता है कि कंपनी को एटलीस्ट 5% ऑफ द फेस वैल्यू, दैट इज 5% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू मिलना चाहिए एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। इससे ज्यादा पैसा मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बट इससे कम पैसा कंपनी को मिलना चाहिए नहीं। ये जो भी एप्लीकेशन मनी कंपनी रिसीव करेगा वो पैसा कंपनी एक सेपरेट अकाउंट में जमा करेगा इन अ शेड्यूल्ड बैंक called as escrow account। ये पैसा कंपनी यूटिलाइज कर सकती है ओनली एंड ओनली फॉर द फॉलोइंग 2 पर्पसेस, दैट इज या तो अगेंस्ट अलॉटमेंट या तो फॉर रिफंड ऑफ मनी। या तो ये मिनिमम एप्लीकेशन मनी का पैसा अलॉटमेंट के सामने यूटिलाइज करे या तो रीपेमेंट के लिए यूटिलाइज करे। रीपेमेंट कब किया जाएगा? जब कंपनी कोई भी कारण सर सिक्योरिटीज अलॉट नहीं कर पाएगा तो जो भी पैसा कंपनी ने प्राप्त किया है वो पैसा कंपनी रीपे करेगा, वो पैसा कंपनी रीपे कर देगा। यहां पर लॉ मेकर बोलता है अबाउट द मिनिमम सब्सक्रिप्शन। जी हाँ, कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन का इंफॉर्मेशन अपने प्रोस्पेक्टस के अंदर डालना पड़ेगा एंड उतना मिनिमम सब्सक्रिप्शन कंपनी को मिल जाना चाहिए विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ द प्रोस्पेक्टस।
जिस दिन प्रोस्पेक्टस इशू हुआ था उधर से 30 दिनों के अंदर अंदर कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन का पैसा मिल जाना चाहिए. If the company fails to get the minimum subscription, then the company shall repay the entire amount without interest within 15 days from the closure of the issue. जिस दिन इशू क्लोज हुआ उधर से 15 दिन के अंदर अंदर पैसा रिफंड कर दो बिना ब्याज का. बट अगर 15 दिन से ज्यादा वक्त लगाया तो कंपनी का whoever is the officer in default उसके ऊपर एक लायबिलिटी आएगा कि बॉस आप ये पैसा रिफंड करोगे विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15% पर एनम. विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15% पर एनम. यहां पर अगर आपका कंपनी कोई भी स्टॉक एक्सचेंज के पास लिस्टिंग करवाने का परमिशन मांगने गया है तो आपके कंपनी को उस पर्टिकुलर स्टॉक एक्सचेंज के पास से परमिशन मिल जाना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल अगर कंपनी ने 10 स्टॉक एक्सचेंज में एप्लीकेशन दिया है फॉर लिस्टिंग, 10 स्टॉक एक्सचेंज में एप्लीकेशन दिया है फॉर लिस्टिंग, 10 में से 8 स्टॉक एक्सचेंज ने अप्रूवल दे दिया बट 2 स्टॉक एक्सचेंज ने अप्रूवल देने से मना कर दिया, तो लॉ मेकर क्या बोलता है? लॉ मेकर बोलता है कि बॉस नहीं चलेगा, कंपनी को यहाँ पर 100% लिस्टिंग मिलना चाहिए. मतलब अगर कंपनी ने 10 स्टॉक एक्सचेंज में एप्लीकेशन दिया है तो 10 का 10 स्टॉक एक्सचेंज कंपनी को यहाँ पर परमिशन देना चाहिए. सर अगर बाय चांस परमिशन नहीं मिला और सिक्योरिटीज अलॉट कर दिया तो लॉ मेकर बोलता है कि इट विल बी कंसीडर्ड एज वॉइड. इट विल बी कंसीडर्ड एज वॉइड. लास्ट पॉइंट लॉ मेकर बोलता है कि बॉस वेवर ऑफ अ कंडीशन इज नॉट परमिटेड. यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ कोई भी कंडीशन अगर तुम वेव करना चाहते हो तो सॉरी आप उन कंडीशंस को वेव कर सकते नहीं हो. अगर किया ना तो भी इट विल बी कंसीडर्ड एज वॉइड. इट विल बी कंसीडर्ड एज वॉइड इन नेचर. तो आइए माय डियर फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट दैट इज रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट. यहां पर सेक्शन नंबर 39 बोलता है कि जो भी कंपनी सिक्योरिटीज अलॉट किया, जिस दिन सिक्योरिटीज अलॉट किया उधर से 30 दिनों के अंदर अंदर कंपनी आरओसी के पास एक रिपोर्ट फाइल करेगा अंडर अ फॉर्म कॉल्ड एज PAS3. अंडर अ फॉर्म कॉल्ड एज PAS3. यहां पर कंपनी आरओसी के पास एक रिपोर्ट फाइल करेगा कॉल्ड एज रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट. कॉल्ड एज रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, जिसमें कंपनी क्या क्या डिटेल्स आरओसी के पास फाइल करेगा. तो लॉ मेकर बोलता है कि कंपनी को देना पड़ेगा द लिस्ट ऑफ अलॉटीज, जिसमें उनका नाम, उनका एड्रेस, उनका ऑक्यूपेशन और उनको कितना सिक्योरिटीज अलॉट किया गया है उसका कंप्लीट डिटेल्स हमें उस रिटर्न के अंदर फाइल करना पड़ेगा. अगर कंपनी ने सिक्योरिटीज अलॉट किया फॉर अ कंसीडरेशन अदर देन कैश तो फिर यहां पर कंपनी सीधा का सीधा आरओसी के पास और एक रिपोर्ट फाइल करेगा कॉल्ड एज वैल्यूएशन रिपोर्ट which has been given by the registered valuer. यहाँ पर अगर बाय चांस कंपनी ने कोई भी प्रकार का बोनस शेयर्स इशू किया है तो वो बोनस शेयर्स इशू किन किन शेयर होल्डर्स को किया गया है वो डिटेल्स भी कंपनी आरओसी के पास फाइल करेगा. वो डिटेल्स भी कंपनी आरओसी के पास फाइल करेगा. अगर आरओसी के पास रिटर्न फाइल करने में कोई भी प्रकार का मस्ती किया तो लॉ मेकर बोलता है कि कंपनी एज वेल एज ऑफिसर हु आर इन डिफॉल्ट उनके ऊपर एक पेनल्टी लग जाएगा विच विल बी 1000 रुपीज फॉर ईच डे ड्यूरिंग विच द डिफॉल्ट कंटिन्यूज. बट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पेनल्टी जा सकता है विच कैन बी ऑफ रुपीज 1 लाख. यहां पर लॉ मेकर बोलता है कि अगर बाय चांस आपने दूसरे कोई रूल्स का पालन नहीं किया, जैसे कि मिनिमम एप्लीकेशन मनी था या तो फॉर एग्जांपल मिनिमम सब्सक्रिप्शन था, अगर उन रूल्स का पालन नहीं हुआ है तो फिर इन दैट केस यहां पर कंपनी के ऊपर पेनल्टी लगेगा मिनिमम 5 लाख रुपए का, मैक्सिमम 50 लाख रुपए का. एवरी ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट उनके ऊपर मिनिमम पेनल्टी लगेगा 50,000 रुपए का, मैक्सिमम 3 लाख रुपए का. इनफैक्ट पहले इम्प्रिजनमेंट भी लगता था या दोनों चीज भी लगता था जो भी रिसेंटली ओमिट करवा दिया गया है.
नवंबर 21 के आरटीपी के अनुसार ये इम्प्रिजनमेंट वाला चीज एंड बोथ वाला चीज अभी ओमिट करवा दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोगों ने अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज का टॉपिक भी रिवाइज कर दिया है। नेक्स्ट प्रोविजन आता है, दैट इज अ प्रोविजन टुवर्ड सेक्शन नंबर 42, दैट इज प्राइवेट प्लेसमेंट। जी हाँ दोस्तों, प्राइवेट प्लेसमेंट एक प्रकार का तरीका है जिसके माध्यम से कंपनी सिक्योरिटीज इशू कर सकता है। Whether your company is a public company or whether your company is a private company, both the companies are allowed to issue securities through private placement. लॉ मेकर बोलता है कि जब भी कोई कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से सिक्योरिटीज इशू करवाना चाहेगा तो सबसे पहले कंपनी अपने शेयर होल्डर्स का एक जनरल मीटिंग बुलवाएगा एंड उनके पास से एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाएगा। तो जो भी कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट करवाना चाहती है वो पहले अपने शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेगी, जिसके लिए कंपनी अपने शेयर होल्डर्स का एक मीटिंग बुलवाएगा। मीटिंग बुलवाने से पहले प्रीटी ऑब्वियस है कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को एक नोटिस भेजेगा, तो वो नोटिस के साथ साथ एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी अटैच करना पड़ेगा। यहाँ पर कंपनी जब अपने मेंबर्स का जनरल मीटिंग बुलाएगा एंड अगर उस जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास होएगा तो ही वो कंपनी सिक्योरिटीज इशू कर सकता है प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से। लॉ मेकर बोलता है कि प्राइवेट प्लेसमेंट के सिलसिले में यहाँ पर कंपनी ऑफर देगा टू अ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन। ये सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन को अभी से हम आइडेंटिफाइड पर्संस बोलेंगे, उनको आइडेंटिफाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेगा। यहाँ पर लॉ मेकर बोलता है कि बॉस, कंपनी यहाँ पर प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से ऑफर देगा नॉट एक्सीडिंग टू 50 सच पर्सन और एनी सच हायर नंबर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। The prescribed limit is 200. The prescribed limit is 200 in a financial year. तो यहाँ पर as per company rules, the prescribed limit is of 200 such persons. जब भी प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से ऑफर किया जाएगा तो यहाँ पर इफ एनी ऑफर इज बीन मेड टू क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स या तो एनी ऑफर इज बीन मेड टू द एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी इन कनेक्शन टू ईसॉप्स, तो फिर उनको ये लिस्ट में से एक्सक्लूड कर देना का है, उनको ये लिस्ट में से एक्सक्लूड कर देने का है। लॉ मेकर बोलता है कि जब भी कोई कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से सिक्योरिटीज इशू करवाएगा then the limit is of 50 such person और 200, तो प्रैक्टिकल लाइफ में हम 200 वाले अमाउंट को लेकर चलते हैं। This limit is been given for each class of securities issued. तो in one financial year a company can issue a private placement offer letter to maximum 200 such people, whether it is for shares or whether it is for debentures। यहाँ पर ये लिमिट्स अलग अलग काउंट किया जा सकता है। यहाँ पर कंपनी सबसे पहले एक प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर अपने इन्वेस्टर्स को इशू करेगा। यहाँ पर ये प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर जिस बंदे को इशू किया जाएगा वो बंदा ये ऑफर किसी दूसरे व्यक्ति को रिनाउंस कर सकता नहीं है। अगर कंपनी ने प्रिस्क्राइब लिमिट से ज्यादा लोगों को प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर बांटा तो फिर इट विल बी टर्म्ड एज अ पब्लिक ऑफर एंड यहाँ पर सीधा का सीधा सेक्शन नंबर 23 से लेकर 41 एप्लीकेबल करवा दिया जाएगा। जो भी बंदा प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है वो बंदा पैसा इन्वेस्ट करेगा या तो चेक के माध्यम से या तो डिमांड ड्राफ्ट या एनी अदर बैंकिंग चैनल्स के माध्यम से, बट कैश में पैसा इन्वेस्ट किया जा सकता नहीं है। लॉ मेकर बोलता है कि जो भी पैसा कंपनी ने प्राप्त किया है प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू वो पैसा कंपनी यूटिलाइज नहीं करेगा जब तक कंपनी ने सिक्योरिटीज अलॉट नहीं किया है एंड जब तक आरओसी के पास रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल नहीं किया है। लॉ मेकर बोलता है कि अगर ऑलरेडी एक सिक्योरिटी के लिए कंपनी ने प्राइवेट प्लेसमेंट किया तो जब तक के लिए वो पूरा का पूरा प्रोसीजर खत्म नहीं होएगा तब तक के लिए कंपनी कोई फ्रेश इश्यू ला सकता नहीं है।
कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से सिक्योरिटीज अलॉट कर देना चाहिए विद इन 60 डेज। अगर 60 डेज में अलॉट नहीं कर पाया तो विद इन नेक्स्ट 15 डेज द कंपनी विल हैव टू रिफंड द मनी। अगर रिफंड भी नहीं कर पाया तो जैसे ही 60th डे एक्सपायर हुआ उधर से लेकर जब तक पैसा रिफंड नहीं किया जाएगा तब तक ब्याज चढ़ते जाएगा एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से जो भी पैसा कंपनी ने रिसीव किया है वो पैसा कंपनी एक सेपरेट बैंक अकाउंट में इन अ शेड्यूल बैंक जमा करेगा एंड ये पैसा यूटिलाइज किया जा सकता है ओनली एंड ओनली फॉर द फॉलोइंग टू पर्पसेस, दैट इज एडजस्टमेंट अगेंस्ट अलॉटमेंट या तो फॉर रीपेमेंट ऑफ मनी इफ द सिक्योरिटीज आर नॉट गेटिंग अलॉटेड। लॉ मेकर बोलता है कि यहाँ पर कोई भी प्रकार का पब्लिक एडवर्टीजमेंट या मार्केटिंग एक्टिविटीज किया जाएगा नहीं। अगर कोई भी प्रोविजन टूटा, अगर कोई भी प्रोविजन प्राइवेट प्लेसमेंट से रिलेटेड टूटा तो फिर कंपनी को यहाँ पर एक पेनल्टी पे करना पड़ेगा। कितना पेनल्टी पे करना पड़ेगा? तो लॉ मेकर बोलता है कि जो भी पैसा तुमने रेस किया है प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू या तो 2 करोड़ विच एवर इज लोअर। इनफैक्ट कंपनी ने जो भी पैसा एक्सेप्ट किया था वो पैसा कंपनी ब्याज समेत रिटर्न कर देगा, वो पैसा कंपनी ब्याज समेत रिटर्न कर देगा विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज ऑफ द ऑर्डर गेटिंग इम्पोज्ड। यहाँ पर भी एक कंपनी को रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट आरओसी के पास फाइल करना पड़ेगा विद इन 15 डेज फ्रॉम द अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। अगर अलॉटमेंट कर दिया बट कोई भी प्रकार का रिटर्न आरओसी के पास फाइल नहीं किया तो फिर यहाँ पर पेनल्टी लग जाएगा विच विल बी 1000 रुपीज फॉर ईच डे व्हेन द डिफॉल्ट कंटिन्यूज, बट मैक्सिमम पेनल्टी 25 लाख रुपए का आ सकता है। मैक्सिमम पेनल्टी 25 लाख रुपए का आ सकता है। तो यहाँ पर हम लोग ने पूरा का पूरा प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज अलोंग विथ प्राइवेट प्लेसमेंट के प्रोविजन को अच्छे से रिवाइज कर दिया। So that's all towards chapter number 3 of Companies Act 2013. Thank you so much.